Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is CSIR Net previous year questions of cancer biology. ठीक है गाइस, सो ये आज का पार्ट 2 है. पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, और आज हम पार्ट 2 करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. ठीक है, ऐसे ही हम अदर टॉपिक्स का भी करेंगे. अगर आपको कोई भी और टॉपिक पढ़ना हो तो आप बता देना. इसके बाद कैंसर के बाद मैं सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराऊंगी, देन डेवलपमेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवाऊंगी. ठीक है, तो और अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप लोग चाहते हो या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हो अभी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ. तो पार्ट 1 में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये जो नेमिंग है टाइप ऑफ ट्यूमर्स और उनके नोमेनक्लेचर है, इनसे काफ़ी टाइम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. रिसेंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं. तो मैं बस एक छोटी सी क्लैरिटी आप लोगों को देना चाहती हूँ अबाउट कार्सिनोजेंस, कार्सिनोमास के बारे में. ठीक है, तो कार्सिनोमास के बारे में जब मैंने आपको कैंसर बायोलॉजी में पढ़ाया था, यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, अनअकैडमी में भी पढ़ाया था. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्सिनोमास वो कैंसर होते हैं जो इपिथेलियल टिश्यू से अराइज होते हैं. कौन सी टिश्यू से? इपिथेलियल टिश्यू से अराइज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. अब गाइस, जो इपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है ना, वो आपके हर जगह होती है. गट में, स्टमक में, लीवर में, किडनी में. ठीक है, और भी कहीं जगह जो इसोफेगस है, और हमारी इवन हमारी स्किन में भी इपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है. सो जब भी कार्सिनोमास अगर हम कैंसर बोलते हैं तो ये कैंसर मेसोडर्मल भी हो सकता है, एक्टोडर्मल भी हो सकता है और एंडोडर्मल भी हो सकता है, क्योंकि ये राइज होता है इपिथेलियल टिश्यू से. अब इपिथेलियल टिश्यू अगर आपके गट में है, गट हो गया या किडनी हो गई, तो ये सारे क्या है? ये गट क्या है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन है. एंडोडर्मल इन ओरिजिन है. ठीक है, ओरिजिन इसका एंडोडर्मल है. और जो हमारा क्या कहते हैं, स्किन है, ये क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, तो अब जो हमारे, अगर आपको कार्सिनोमास पूछा जाए तो कार्सिनोमास एक्चुअली अराइज होते हैं इपिथेलियल टिश्यू से. अब इपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग अगर आपके गट वगैरह में है, अदर ऑर्गन्स में है, तो जो आपका ओरिजिन इसका हो जाएगा वो एंडोडर्मल हो जाएगा. और अगर आपकी स्किन पे है नॉर्मल, तो कार्सिनोमा स्किन कैंसर को भी हम बोलते हैं, और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हो जाएगा अगर उसमें होगा तो. ठीक है, और साथ ही मीजोडर्मल भी आपका कार्सिनोमास हो सकता है. ठीक है, तो कार्सिनोमास हमारा तीनों टाइप का होता है. मैंने सोचा कि आपको क्लैरिटी दे दूँ एक बार, कि कहीं आप लोग कन्फ्यूज़ ना कर जाओ. ठीक है, क्वेश्चंस कैसे भी पूछा जाता है, लेकिन आपको कार्सिनोमा टर्म जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि कैंसर कहाँ से अराइज हो रहा है, इपिथेलियल टिश्यू से, और इपिथेलियल टिश्यूज़ की लाइनिंग कहीं भी हो सकती है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट सार्कोमास है. सार्कोमास जो है वो कैंसर स्टार्ट जो है कनेक्टिव टिश्यू, अगर कनेक्टिव टिश्यू में कहीं लिखा हुआ है तो तुरंत आपको सार्कोमास करना है. और कनेक्टिव टिश्यू में आपका आता है ब्लड, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, और आपका मसल्स आपका कनेक्टिव टिश्यू है, बोन आपका कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, तो ये सारे टर्म्स क्लियरिटी होनी चाहिए दिमाग में. ये कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? तो ये कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, तो मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू होगा तो सार्कोमास हो जाएगा. नेक्स्ट है फिर ल्यूकेमियास और लिम्फोमास है. ठीक है, तो ल्यूकेमियास के बारे में मैं बता दूं कि ल्यूकेमिया जो है वो बोन मैरो में स्टार्ट होता है, जहाँ पे कि वाइट ब्लड सेल्स जो है जहाँ पे ब्लड सेल्स मेड होते हैं. तो ल्यूकेमिया यानी मैंने आपको बताया है ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है. दूसरा है लिम्फोमास. लिम्फोमास कैंसर जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन, अगर यहाँ से आपका कैंसर स्टार्ट होता है तो आपका यहाँ के कैंसर को हम क्या बोलेंगे? लिम्फोमास बोलेंगे. ओके, चलो, तो ये मैंने सोचा आप लोगों को ये क्लैरिटी दे दूं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो आज का ये क्वेश्चन है, तो जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पहले वीडियो पॉज कर लेना और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करना क्वेश्चन, देन मेरा सोल्यूशन देखना. ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन क्या है? ये 2016 दिसंबर में पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल नॉट यूजुअली लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल? कौन सी ऐसा फिनोमिना है जिससे कि नॉर्मल सेल कैंसरस सेल्स नहीं बन सकती है? हमें नॉट बतानी है. सबसे पहला है गेन ऑफ फंक्शन इन ऑन्कोजीन. आपको पता है अगर ऑन्कोजीन्स में गेन ऑफ फंक्शन होता है तो हमारा क्या होता है? कैंसर कॉज होता है. सबको पता है कैंसर कॉज होता है. लॉस ऑफ फंक्शन, ट्यूमर सप्रेसर जीन काम नहीं करेंगे क्योंकि वो सेल साइकिल को रोकते हैं. अगर ये काम नहीं करेंगे, इनका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो भी कैंसर हो जाएगा. गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर. जो जीन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में काम करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर पढ़ा होगा आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उसमें अगर जो जीन काम करते हैं, अगर इनमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाए
तो क्या कैंसर कॉज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के जो एंजाइम्स हैं वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, वो कैंसर नहीं होने दे रहे हैं, वो एक्चुअली में म्यूटेशन को रिमूव कर रहे हैं। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी है, डीएनए में हमारे कुछ गड़बड़ी आ गई है, मिसमैच रिपेयर हो गया, कुछ भी हो गया, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर वहाँ पे काम आ जाता है। अब ऐसे में इनमें गेन ऑफ फंक्शन होगा तो कभी भी कैंसर कॉज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में भी गेन ऑफ फंक्शन होगा तो ट्यूमर कॉज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी हमारा कैंसर कॉज नहीं होगा, तो यही हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज खाते हैं, तो एक बार फिर सुन लो लास्ट वाला ऑप्शन, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक रिलेटेड जीन। प्रो एपोप्टोटिक का मतलब क्या हो गया? प्रो एपोप्टोटिक, प्रो एपोप्टोटिक का मतलब क्या हो गया? जो जीन्स एपोप्टोसिस में मदद करते हैं, ठीक है, टू प्रमोट एपोप्टोसिस, जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे जीन्स में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो बिल्कुल आपका कैंसर कॉज होगा, क्योंकि एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो हर सेल की होनी चाहिए। यानी अगर जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग है या कोई भी जो है इस धरती पे आता है तो बोलते हैं उसकी डेथ होनी निश्चित है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो सेल्स बनती हैं उनका भी एक फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम बाद इनकी डेथ होगी। जैसे आरबीसी 120 डेज बाद डेड हो जाती हैं, ठीक है, तो उनका भी क्या होता है? एपोप्टोसिस होता है। तो ऐसे ही एपोप्टोसिस होना बहुत ज़रूरी है हर का, लेकिन आपके कैंसर सेल्स का एपोप्टोसिस नहीं होता है, वो इससे बच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जो जीन्स एपोप्टोसिस करवा रहे हैं अगर इनमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए फिर तो एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा ना, और अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स का नंबर बढ़ेगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो कैंसर कॉज होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ फंक्शन इन प्रो एपोप्टोटिक रिलेटेड जीन, तो इससे भी क्या होगा? आपका कैंसर कॉज होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हमारा राइट आंसर जो हो गया वो कौन सा हो गया? थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे ही जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये भी आपको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना है, ठीक है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CSIR नेट 2018 दिसंबर में पूछा गया था। मैच द फॉलोइंग ट्यूमर सेल ओरिजिन एंड विद देयर नोमेनक्लेचर। आपको फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ट्यूमर सेल कहाँ से ओरिजिनेट होता है और उनको हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है, आपको यहाँ पर ट्यूमर सेल ओरिजिन दे रखा है और यहाँ पर नोमेनक्लेचर। सबसे पहले आता है मसल सेल्स। मसल सेल्स हमारा क्या है गाइस? अभी क्या बताया था मैंने आपको, क्या है मसल सेल्स? क्या हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था ना बचपन में सबने पढ़ा होगा, 12th तक जूलॉजी सबके पास होगी। 12th में हम लोगों ने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं। ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू है। तो मसल सेल्स में अगर कैंसर हो रहा है तो ऐसे कैंसर को हम कार्सिनोमा नहीं बोलेंगे, हम ऐसे कैंसर को क्या बोलेंगे? सार्कोमा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में अगर ट्यूमर ओरिजिन हो रहा है आपके तो उसका एक टर्म है दैट इज टेराटेरो कार्सिनोमा, ठीक है। टेराटो कार्सिनोमा हम उसे बोलते हैं जब आपके जर्म सेल्स में जो है वो कैंसर अराइज होता है। नेक्स्ट इपिथेलियल सेल्स में अगर कैंसर होगा तो सिंपल सी बात है, कौन सा होगा? कार्सिनोमाज हो जाएगा, ठीक है, अगर इपिथेलियल से सेल कैंसर अराइज हो रहा है तो, जैसे मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में हो रहा है कैंसर तो यानी ब्लड सेल्स में हो रहा है, यानी ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो क्या हो रहा है? ब्लड कैंसर आपका कॉज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ए का हमारा बी हो गया। ए का हमारा बी सिर्फ एक ऑप्शन में था, अगर आपको एक भी पता था तो भी आप जो है वो इजीली आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, टर्मिनोलॉजीज पे कन्फ्यूज़न नहीं खाना है, ठीक है, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको वो भी पढ़ा दिया मैंने कि कार्सिनोमा क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कैंसर बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भेजा हुआ है, तो आप वहाँ से कैंसर बायोलॉजी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले खुद से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या है, ये CSIR नेट 2017 दिसंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन है, 2 क्लासेस ऑफ जीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स यूजुअली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। जैसे कि हमें पता है, इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बोथ जीन्स। कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं दोनों जीन्स के बारे में। सबसे पहला स्टेटमेंट है, अब सबसे पहले ये चेक कर लो स्टेटमेंट पढ़ने से आपको करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट। तो हमें पूछा गया है ट्रू, यानी करेक्ट पूछा गया है दोनों जीन्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं,
Proto-oncogenes result in the development of cancer by gain of function mutation where the tumor suppressor gene lead to the cancer by development of loss of function genes। ठीक है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। प्रोटो-ऑन्कोजीन्स ऐसे जीन होते हैं जो सेल साइकिल को आगे प्रोसीड करते हैं। जितना ज़्यादा सेल साइकिल जाएगा, जितने फास्ट डिवीजन होगा, उतना ज़्यादा कैंसरस जो है वो सेल्स बनने लग जाती है। कैंसर सेल कोई अलग थोड़ी होती है, हमारी सेल्स ट्रांसफॉर्म होकर कैंसर बनती है। तो अगर ऐसे जीन्स ऑन्कोजीन्स, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स कौन से जीन होते हैं जो सेल साइकिल को आगे बढ़ावा देते हैं। ऐसे जीन्स में गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो फिर और ज़्यादा सेल साइकिल बढ़ेगी, और ज़्यादा सेल डिवीजन होगा और फिर कैंसर कॉज होगा। नेक्स्ट, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो सेल साइकिल को रोक के रख रहे हैं। ऐसे जीन्स में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो अब सेल साइकिल रुकेगी नहीं, अब और तेज़ी से जाएगी और तब भी हमारा क्या होगा, कैंसर कॉज होगा। ठीक है, तो प्रोटो-ऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन और ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से हमारा कैंसर कॉज होता है। तो ये स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एकदम ही ट्रू है। तो ए हमारा ट्रू है, ए हमारा 3 स्टेटमेंट में है। अभी हमें और स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत है, तो 4th तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बी स्टेटमेंट है प्रोटो-ऑन्कोजीन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बाय लॉस ऑफ फंक्शन। नहीं, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया फिर कैंसर कॉज नहीं होगा। ठीक है, फिर तो सेल साइकिल चलेगी ही नहीं। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा चला गया। ठीक है, 2 ऑप्शन चले गए। नेक्स्ट है सी है म्यूटेशन इन बोथ द एलील्स ऑफ प्रोटो-ऑन्कोजीन इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ कैंसर वेयर द म्यूटेशन इन वन ऑफ द 2 एलील ऑफ ट्यूमर इज सफिशिएंट फॉर प्रमोटिंग ट्यूमरोजेनेसिस। मैंने आपको कैंसर में ये डिटेल में पढ़ाया है कि प्रोटो-ऑन्कोजीन्स में एक तरफ म्यूटेशन होना काफ़ी है, क्योंकि इसमें कैसे होता है म्यूटेशन, प्रोटो-ऑन्कोजीन में डोमिनेंट म्यूटेशन होता है। कैसा होता है, डोमिनेंट म्यूटेशन होता है। तो यानी एक भी जीन में अगर एक्स्ट्रा जीन आ गया, एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया थोड़ा भी, तो सीधे के सीधे म्यूटेशन हो जाएगा, सीधे के सीधे कैंसर कॉज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है। जबकि ट्यूमर सप्रेसर जीन में दोनों जीन का एब्सेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिसेसिव इन नेचर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, सी रॉन्ग है। तो ये वाला स्टेटमेंट चला गया और हमारा ऑटोमेटिकली ए और डी आंसर राइट आ गया। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। म्यूटेशन इन वन ऑफ द 2 एलील्स इन प्रोटो-ऑन्कोजीन इज सफिशिएंट फॉर इंडक्शन ऑफ कैंसर। बिल्कुल सही बात है, एक ही जीन में काफ़ी है, क्योंकि डोमिनेंट कैंसर होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर द म्यूटेशन इन बोथ ऑफ द एलील ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन रिक्वायर फॉर प्रमोटिंग द ट्यूमरोजेनेसिस। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, हर किसी का क्या है, 2 जीन है। अगर फॉर एग्जांपल ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, हम आपको पता है हर जीन की हमारे पास एक कॉपी होती है जिसको हम एलील्स बोलते हैं। हमारे पास हर जीन की एक कॉपी है, एक हमें मदर से मिलती है, एक हमारे फादर से मिलती है। ठीक है, तो हर जीन की 2 कॉपी है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है कोई भी, तो अगर इसका फॉर एग्जाम्पल ये वाला लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, बट ये तो काम कर रहा है ना ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो तब भी कैंसर कॉज नहीं होता है, नो कैंसर कॉज। इसीलिए जब तक दोनों में लॉस ऑफ फंक्शन नहीं हो जाता दोनों जीन में, तब तक जो है वो कैंसर कॉज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक में होगा तो एक तो है ना, एक तो रोकेगा साइकिल को, प्रोटीन तो बनाएगा, भले ही कम बनाएगा लेकिन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं उसकी बात करूँ आपके प्रोटो-ऑन्कोजीन्स की, तो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स में क्या होता है, हर जीन की 2 कॉपी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके प्रोटो-ऑन्कोजीन्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक में गेन ऑफ फंक्शन आ गया, यहाँ गेन ऑफ फंक्शन आ गया, यानी यहाँ पे ये थोड़ा और काम करने लग गया, तो इसमें गेन ऑफ फंक्शन आ गया। अगर ये गेन ऑफ फंक्शन आ जाएगा तो फिर ये एक्स्ट्रा काम करने लग जाएगा, फटाफट सेल साइकिल आगे प्रोसीड होने लग जाएगी और फटाफट सेल डिवीज़न होते रहेंगे। यानी जब ज़रूरत भी नहीं है तब भी सेल डिवाइड कर रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो गेन ऑफ फंक्शन अगर एक एलील में भी आ रहा है, देखो एक एलील में भी अगर गेन ऑफ फंक्शन आ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, कैंसर कॉज हो रहा है। ठीक है, और जबकि ट्यूमर सप्रेसर जीन में हमें दोनों में म्यूटेशन चाहिए तभी कैंसर कॉज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ए और डी हो जाएगा। सो 3rd विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी खुद ट्राई करना, देन मेरा सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन है सेलुलर लेवल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53, ठीक है, इज मेंटेन्ड बाय द यूबिक्विटिन लाइगेज प्रोटीन MDM2। ठीक है, over expression of MDM2 was found to convert a normal cell into cancerous cell by destabilizing the P53 another protein 19ARF। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर MDM2 क्या करता है, यूबिक्विटिन लाइगेज है जो कि यहाँ पे लिख देती हूँ MDM2, ये क्या है कि यूबिक्विटिन लाइगेज है जो कि बार बार क्या कर रहा होता है, P53 को डिग्रेड कर रहा होता है। ठीक है, यानी इस P53 को इनिबिट करके रखता है। अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाए MDM2 का तो ये क्या करता है, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है। यानी P53 हमारा क्या करता है, ये
सेल साइकिल को रोकने का काम करता है, सेल साइकिल को स्टॉप करता है, ठीक है, स्टॉप करता है सेल साइकिल को, ठीक है। यानी ये क्या है, प्रोटॉन को जीन से हमारा सिंपल सी बात है। MDM2 जब इसको इनिबिट कर रहा है यानी इसके अपोजिट काम कर रहा है तो ये कैसा जीन हो गया, कैसा जीन हो गया, ये प्रोटॉन को जीन हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, ट्यूमर सप्रेसर जीन, क्योंकि ये सेल साइकिल को रोक रहा है और ये इसके अपोजिट काम कर रहा है तो ये प्रोटॉन को जीन्स हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। ओके, ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा MDM2 का तो फिर ऑब्वियसली बात है गेन ऑफ फंक्शन आ जाएगा, और गेन ऑफ फंक्शन होगा तो आपका P53 डिस्टेबलाइज हो जाएगा और आपका कैंसर कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट अनदर प्रोटीन है 19ARF जो कि इनिबिट करता है एक्टिविटी को MDM2 के। अब एक और प्रोटीन ले आओ यहाँ पे 19ARF। 19ARF क्या करता है, इस MDM2 को क्या करता है, इनिबिट करता है, दस स्टेबलाइजिंग P53। अगर ये इसको इनिबिट कर रहा है तो अब P53 को इनिबिट करने वाला नहीं बचा तो अब P53 क्या हो गया, फ्री हो गया। तो 19ARF क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ट्यूमर सप्रेसर जीन को, तो ये कौन सा जीन होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन होगा, ठीक है। यानी ये कि सेल साइकिल को रोक जाने से रोक रहा है, यानी MDM2 को इनिबिट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ट्यूमर सप्रेसर जीन होगा, ठीक है। दस स्टेबलाइजिंग P53। अब क्या हुआ है, लॉस ऑफ P19ARF फंक्शन ऑल्सो कन्वर्ट लॉस ऑफ फंक्शन इंटू लॉस ऑफ कन्वर्ट नॉर्मल सेल इंटू कैंसरस सेल। अगर आपका P19ARF में लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है तो भी जो है हमारा कैंसर कॉज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो कैंसर कॉज होगा। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोथ MDM2 एंड ARF आर ऑन्कोजीन्स, नहीं 19ARF हमारा क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, बोथ ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं, MDM2 हमारा प्रोटोन को जीन है। MDM2 इज ऑन्कोजीन बट 19ARF इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। बिल्कुल सही बात है, MDM2 हमारा ऑन्कोजीन है और 19ARF हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि P53 देखो 19ARF के बारे में आप नहीं जानते थे लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन से पता था। P53 के बारे में हर कोई जानता है और MDM2 के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बना बना के करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको ध्यान से लिखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग पेप्लियोमा वायरस प्रोड्यूस 2 oncoprotein E6 and E7 which are possibly for interfering with the cell cycle regulation by। तो सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग पेप्लियोमा वायरस होता है जो कि 2 तरीके के ऑन्कोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, E6 और E7 को, जो कि क्या करता है, सेल साइकिल के रेगुलेशन को इफेक्ट करता है। अब ये कैसे सेल साइकिल के रेगुलेशन को इफेक्ट करता है, जो E6 है, मैंने आपको क्लास में पढ़ा है, E6 किसको इनिबिट करता है, इनएक्टिवेट करता है P53 को। तो E6 P53 को इनएक्टिवेटिंग RB, नहीं RB एंड P53 रिस्पेक्टिवली, नो, यहाँ पे E6 यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिखा है तो यहाँ पे E6 किसको करना चाहिए, P53 को, बट यहाँ पे PRB लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट है मॉड्यूलेटिंग P53। अब मॉड्यूलेटिंग का मतलब चेंज कर रहा है, हो सकता है इनिबिट कर रहा है, हो सकता है एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो मॉड्यूलेट यानी P53 को इनिबिट करता है और E7 PRB को इनिबिट करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट, ये राइट लग रहा है। बाइंडिंग साइक्लिन D1, नहीं ये तो नहीं होगा, और एक्टिवेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ P21, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, ये है ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस जो होता है, जो 2 ऑन्कोजीन प्रोटीन को कोड करता है, E6 और E7 को। E6 हमारा इनिबिट करता है P53 को, E7 हमारा इनिबिट करता है RB को। एक्टिंग टुगेदर E6 E7 इज सफिशिएंट टू इंड्यूस द ट्रांसफॉर्मेशन इन द absence ऑफ म्यूटेशन इन अ सेल प्रोलिफरेशन रेगुलेटेड बाई प्रोटीन्स। नेक्स्ट है, एक और है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा है तो अब पूछा जा सकता है, E1A और E1B प्रोटीन्स ऑफ एडिनो वायरस। एडिनो वायरस होता है, इसका E1A और E1B प्रोटीन इनएक्टिवेट करता है RB और P53 को, यानी E1A करेगा RB को, E1B करेगा P53 को, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स विद EA1 बाइंडिंग RB एंड E1AB बाइंडिंग टू P53, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है तो हो सकता है आगे एग्जाम में आपको पूछा जाए, इस बार के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
चलो ये तो हमने कल कर लिया था, चलो फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पार्ट 1 में हमने ये क्वेश्चन कर लिया था वैसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द ऑन्कोजीन की बेस्ट डेफिनेशन आपको ढूंढनी है। एन ऑन्कोजीन नेवर कोड फॉर अ सेल साइकिल प्रोटीन, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑन्कोजीन आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन इनहेरिटेड, ऑलवेज टर्म है, रॉन्ग। एन ऑन्कोजीन कोड फॉर अ प्रोटीन दैट प्रिवेंट सेल फ्रॉम अंडरगोइंग apoptosis, दिस कैन बी ट्रू। An oncogene is dominantly expressed mutated gene that render a cell for advantage towards survival. This is the best definition. हमें क्या करना था, बेस्ट डिफाइन करना था। दैट्स वाई ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिफाइन वाला हो गया। करेक्ट 3 वाला भी था, लेकिन 4th वाला क्यों था, क्योंकि ये कंप्लीट डेफिनेशन बता रहा था ऑन्कोजीन का। क्योंकि ऑन्कोजीन हमारे क्या होते हैं, डोमिनेंटली एक्सप्रेस्ड होते हैं और सेल को सर्वाइवल की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, यही काम करते हैं, सेल साइकिल को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कैंसर बायोलॉजी के क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग सेल साइकिल के क्वेश्चन करेंगे, तो सब लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो फिर ऑनलाइन मतलब आके जो है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बाकी किसी को कोई टॉपिक पूछना हो या किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है गाइज, सो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।